मदारी और नाच करे बंदर। व्यवस्था मिल करके बनाए। पालिका की अध्यक्ष हैं, वो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी, वो मंच पर बैठी हैं। आप सबने ताली बजाकर इसका अनुमोदन किया है। बड़ी बहन जयेंद्री राणा यहाँ पर अध्यक्षता करेंगी। अध्यक्ष जी की अनुमति से मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा हूँ। जो हमारे सिविल सोसाइटी के संरक्षक और संयोजक रहे हैं, जिन्होंने हमें सिविल सोसाइटी का विचार दिया है, जिन्होंने अन्ना जी जब दिल्ली में ये भी इत्तेफाक था कि रामलीला मैदान में वो आंदोलन चला और यहाँ भी कि वो भी अन्ना जी का माला दे करके अभिनंदन करें, स्वागत करें। एक सॉन्ग से हमारी बड़ी बहन उनका अभिनंदन करेंगी, जयेंद्री राणा जी। वो सॉल भेंट करें अन्ना जी को स्मृति चिन्ह के रूप में, उत्तरकाशी की यादों के रूप में। मैं भूपेंद्र चौहान जी से अनुरोध करूंगा कि वो अन्ना जी को माला अर्पण करें। पत्रकारिता के नए कीर्तिमान और नए मानक बनाने वाले, रविवार से लेकर चौथी दुनिया तक पहुंचे हुए हमारे आदर्श, हमारे दिलों पर राज करने वाले संतोष भारतीय जी आए हुए हैं अन्ना हजारे जी के साथ। और शांति ठाकुर जी ने वो भी अपनी गंगा जली भेंट करें। भारत स्वाभिमान आंदोलन के जिला संयोजक ज्ञान, हमारे बड़े भाई नेमचंद चंदोक जी, डबराल जी, मोहन डबराल जी, जनता की ओर से ये स्मृति चिन्ह दिए जा रहे हैं। और लोगों की तरफ से, इस पूरे उत्तराखंड की तरफ से अन्ना हजारे जी का इस धरती पर पहुंचने पर मैं सत नमन करता हूं, सत प्रणाम करता हूं अन्ना जी। दूसरा, मैं आपको, ये उत्तराखंड की जनता को ये बता देना चाहता हूं कि आज जो अन्ना जी हमारे बीच में है, वो सिर्फ हमारे बीच में जो हमारे उनके साथ में उनके सहयोगी आए हैं, चौथी दुनिया के संपादक संतोष भारती जी। मैं संतोष भारती जी का इस पावन धरती पर सत नमन करता हूं, सत प्रणाम करता हूं कि अन्ना जी को जो लाने वाले हैं इस उत्तराखंड की पावन धरती पर, वो सबसे बड़ा श्रेय हमारे संतोष भारती जी का होता है। जंतर मंतर पे जब उनका धरना चल रहा था तो पूरे उत्तराखंड की जनता और आंदोलन कर रही थी उनके पक्ष में, और आज उत्तराखंड की धरती पे हमारे अन्ना जी हैं। हम उन सब का धन्यवाद करते हैं अन्ना जी का। और समय हमारे पास बहुत कम है, वक्त बहुत ज्यादा है, ज्यादा न कहते हुए इन्हीं शब्दों के मैं धन्यवाद। बहुत से लोगों ने पुराणों की कथाएं सुनी होंगी। सभी पुराणों के अंदर देव असुर संग्राम के वर्णन आते हैं। देवों के और असुरों के युद्ध हुए। एक समय की बात है, देवासुर संग्राम चल रहा था। देवताओं के ऊपर असुर लोग इतने हावी हो गए, पूर्व की दिशा में भी असुरों की जीत हो गई, दक्षिण की दिशा में भी असुर लोग जीत गए, उत्तर की दिशा में भी असुर लोग जीत गए, पश्चिम की दिशा में भी असुर लोग जीत गए। देवताओं को छिपने के लिए जगह ना रही, देवता भागे। तब पूर्व और उत्तर की दिशा में, जिसे ईशान कोण कहते हैं, उस कोण में चले गए। उस कोण में जाकर के उन्होंने विचार किया, आखिर हम लोग हार क्यों रहे हैं, हमारी हार का कारण क्या है।
उन्होंने मिलकर विचार किया तो दो कारण समझ में आए कि असुरों की जीत के पीछे और देवताओं की हार के पीछे कारण क्या है। दो कारण उनकी समझ में आए। एक कारण तो ये समझ में आया कि प्रथम तो हम आपस में सारे देवताओं का एक संगठन नहीं है, बटे हुए हैं। 3 संगठन बने हुए थे। कुछ आदित्यों का आदित्य देवता होते हैं, कुछ रुद्र देवता होते हैं, कुछ वसु देवता होते हैं। उन्होंने विचार किया जब तक हम इस तरह से बटे रहेंगे हमारी विजय नहीं हो सकेगी। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि हमारी हार का कारण क्या है। दूसरा कारण उनकी समझ में आया, हार का कारण ये है क्योंकि हमारा एक लीडर नहीं है। जब तक हमारा एक लीडर, एक शासक नहीं होगा तब तक हम विजयी नहीं हो सकते। तो हमारी विजय का, अगर हम विजय पाना चाहते हैं तो उसका एकमात्र उपाय है हम संगठित हो जाएं और हमारा एक ही नेता हो जाए। आज हमारे नेता अन्ना हजारे भी हो गए, उनके उंगली के इशारे पर आप लोग चलेंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों की देवताओं की विजय होगी, निश्चित रूप से विजय होगी, भारतीय संस्कृति की विजय होगी। इतना कहते मैं अपनी वाणी को विराम। राजनीतिक दल जो जनता के ऊपर शासन कर रहे हैं, जनता को हराते जा रहे हैं, इसके बारे में अन्ना आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन मैं संक्षेप में 1-2 बातें आपसे कहता हूँ। मैं इसलिए कहता हूँ कि एक तो मैं पत्रकार हूँ, आपने सुना, प्रखर नहीं हूँ क्योंकि उतनी समझ नहीं है। बस इतनी समझ है कि तकलीफ अगर पैर में दर्द हो, बीमारी फटे तो आँख में आंसू आ जाते हैं। और आज इस मुल्क के पैरों में बीमारियाँ फटी हुई हैं, जनता दुखी है, परेशान है। वो दर्द जितना तकलीफ पाने वाले को तकलीफ होती है, कुछ वो तकलीफ मुझे भी लगती है। इसलिए मैं कुछ लिख लेता हूँ और कुछ टेलीविज़न के ऊपर बोल लेता हूँ। अभी मैं आ रहा था तो आप लोग यहाँ बहुत शिद्दत के साथ, जोश के साथ एक नारा लगा रहे थे, अन्ना तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। ये नारा लगा रहे थे, एक बार फिर लगाइए, अन्ना तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। तो हम तुम्हारे साथ हैं ये कैसे साबित करेंगे? अन्ना के साथ सिर्फ कह देने से अगर साथ हो जाता तो लड़ाई की जरूरत क्या पड़ती? अन्ना को आपके दरवाजे आने की जरूरत क्या पड़ती? मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं। अन्ना का साथ देने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका, अन्ना यहाँ जो बोले उसे ध्यान से सुनिए। अभी मेरे पत्रकार भाई मेरे कमरे में बैठे हुए थे और मैं सचमुच आपसे कहूँ कि मुझे बहुत हर्ष हुआ कि इतने जागरूक पत्रकार मैंने बहुत कम देखे हैं जितने उत्तरकाशी में देखे, जो आज मुझसे बातचीत कर रहे थे। अन्ना की बातों के ऊपर कुछ सवाल पूछ रहे थे। मैंने उनसे कहा कि आप बेहतर हो पहले अन्ना की बात सुने, उसके बाद रात में मेरे साथ चाय पिए, तब हम बातचीत करेंगे कि आपने अभी जो आप अन्ना से और जानकारी चाहते हैं वो आपको मिल पाई या नहीं मिल पाई। पहली चीज, जो अन्ना कहें उस बात को समझ करके अपने जैसे 20 आदमियों को वो बात समझाइए। अन्ना ये कह रहे हैं, अन्ना कह रहे हैं यानी स्वामी जी के शब्दों में देवताओं की बात सामने आ रही है और देवताओं को समझनी चाहिए, नहीं तो देवता हारते चले जाएंगे। दूसरा तरीका, सिर्फ एक देवता लड़ाई नहीं लड़ता, देवताओं की एक सेना होती है जो यहाँ बैठी हुई है। अन्ना को लड़ने के लिए सिपाही चाहिए। ध्यान से सुनिए, अन्ना को लड़ने के लिए सिपाही चाहिए, बंदूक वाले सिपाही नहीं। हालांकि आजकल बंदूक वाले सिपाही भी जब वक्त मिलता है अन्ना का पैर छू के यही कसम खाते हैं कि अन्ना तुम हमें हुक्म दो तो देखो हम क्या करते हैं। लेकिन अन्ना को वो सिपाही चाहिए जो नौजवान हो, बुजुर्ग हो, माताएं बहनें हों, जिनमें देश को लेकर के जज्बा हो, जो इस मुल्क को बदलना चाहते हों, इस मुल्क में भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी का समूल खात्मा करना चाहते हों, ऐसे सिपाही अन्ना को चाहिए। लेकिन किसी की भी पूरी जिंदगी अन्ना को नहीं चाहिए, किसी की पूरी जिंदगी नहीं चाहिए। जिंदगी का 1 साल
देश के लिए अन्ना को हर आदमी से चाहिए। जो अन्ना को जिंदगी का 1 साल दे सकता है इस देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए, भारतवर्ष के लिए, इस देश की 120 करोड़ जनता के लिए, उसके भविष्य के लिए, वो अपनी जेब से एक कागज निकाले, पेन निकाले, उस पर अपना नाम, मोबाइल नंबर लिखे और मेरे पास यहाँ पहुँचवा दे। अन्ना उसको 1 महीने के भीतर अपने पास बुलाएंगे, बुला करके उससे बातचीत करेंगे, इस देश की हालात के ऊपर चर्चा करेंगे, वैचारिक चर्चा करेंगे, उसे ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग देने के बाद उसका 1 साल कहाँ लगना है ये खुद अन्ना उससे बातचीत करके तय करेंगे। क्योंकि इस देश की लड़ाई बिल्कुल वैसी लड़ाई है जैसे इंद्र से कृष्ण ने लड़ी थी। गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए एक एक बच्चा सामने आ गया था और जिसको जो मिला उसने गोवर्धन उठाने में कृष्ण का साथ दिया था। आज अन्ना को इस मुल्क को बदलने के लिए आप जैसे हिंदुस्तान के 120 करोड़ लोगों के उत्तरकाशी के इस विशाल जनसभा में बैठे हुए लोगों की जरूरत है। अगर आप में अन्ना का साथ देने की इच्छा है, ख्वाहिश है, तो एक कागज के ऊपर नाम पता लिख करके, मोबाइल नंबर लिख करके मेरे पास यहाँ भेज दीजिए। और मैं एक चीज और बता दूं, यहाँ पर 25 तारीख को, 24 तारीख को अन्ना का उत्तराखंड का दौरा समाप्त होगा। 25 तारीख को रुद्रपुर में पूरे उत्तराखंड के उन सारे लोगों की बैठक अन्ना लेंगे जिस बैठक में पूरे उत्तराखंड के 1 साल देने वाले लोगों को वो आमंत्रित कर रहे हैं। आपसे ये विनती है कि जो भी अपना नाम पता दें और नाम पता देने के बाद दोबारा घर जाके सोचें कहीं भावना में आके तो नाम पता नहीं दे दिया, लेकिन सचमुच अगर देश के लिए दे रहे हैं तो 25 तारीख को रुद्रपुर में दिन भर के लिए जरूर पहुंचे। और तीसरा तरीका बताने से पहले मैं यहाँ, आप 2 बहनों में से कोई आ सकता है, 2 लड़कियों में से मेरे पास ये अन्ना की चादर है। इस अन्ना की चादर, 2 भाई भी आ जाए, एक चादर अन्ना के पास और 2 भाई भी आते हैं, इसको खोलिए और दोनों हाथ में लीजिए। आप अन्ना की ये चादर लीजिए और खोलिए। अन्ना की इस चादर को लोगों के बीच में घुमाइए। अन्ना की ये लड़ाई आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से चल रही है। अन्ना के पीछे कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, अन्ना के पीछे कोई बिजनेसमैन नहीं है, अन्ना के पीछे कोई पैसे वाला नहीं है। इसीलिए अन्ना गर्व से सर उठाए जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। उस जनता की लड़ाई जिसको लड़ने के लिए इस देश में आज कोई खड़ा नहीं हो रहा है। ये चादर, अन्ना की चादर आपके पास आएगी, आशीर्वाद स्वरूप जो आप इसमें डालना चाहें डाल दें। अन्ना उसको आशीर्वाद समझ करके इस यज्ञ में आपकी आहुति मानेंगे। आप एक तरफ से जाइए, आप एक तरफ से जाइए, आप इधर किधर से भी निकल। अच्छा, ये इधर से आगे, बहन आप आगे निकलते चलते। दोस्तों, अब मैं वो बात शुरू कर रहा हूं कि आखिर ये अन्ना की लड़ाई है क्या। अन्ना की लड़ाई इस मुल्क के गरीब की लड़ाई है, इस मुल्क के उस आदमी की लड़ाई है आज रहे हैं, लेकिन देश के साथ जिसको लेकर के अन्ना को सबसे बड़ा दुख है, वो धोखा अन्ना को लग रहा है इस मुल्क के साथ 1950 में हो गया। और यहाँ पर जो का राजनीतिक दलों का नाम है, जब देश आजाद हुआ तो संविधान सभा बनी थी। संविधान सभा में ये तय हुआ, क्योंकि उस संविधान सभा में डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी, क्योंकि संविधान में पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र नहीं है। एक चुनाव कमीशन होगा, लोकतंत्र चलाने के लिए सरकार होगी, और सरकार बनेगी कैसे? लोकसभा में लोग चुन के कैसे आएंगे? उस संविधान में लिखा हुआ है। ये पत्रकार महोदय, आप लोग बैठ जाओ, भाई साहब कैमरामैन, अभी थोड़ी देर में लोग चिल्लाएंगे तो क्या फायदा। इसलिए संविधान में कि लोकसभा होगी, लोकसभा एक सरकार, प्रधानमंत्री चुनेगी, प्रधानमंत्री अपनी सरकार बनाएगा, उसमें कहीं पर भी जिक्र राजनीतिक दलों का नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हमारे साथ धोखा किया। अन्ना बताएंगे कैसे धोखा किया। इलेक्शन कमीशन ने
एक जनप्रतिनिधित्व कानून की सिफारिश कर दी, जिसने राजनीतिक दलों को अस्तित्व में ला दिया। संविधान सभा में जब ये बहस हो रही थी कि किस तरह से देश चलेगा, उस समय राजनीतिक दल थे, कांग्रेस थी, हिंदू महासभा थी, कम्युनिस्ट पार्टियां थी, लेकिन संविधान में इसका जिक्र नहीं है। एक आदर्श संविधान हमारा बना और दुर्भाग्य की बात, उस समय के कुछ स्वार्थी तत्वों ने उस आदर्श संविधान की हत्या कर दी। आज अन्ना खड़े हैं और अन्ना ये कह रहे हैं कि देश के साथ यही धोखा हुआ। देश से ये कहा गया था, आज भी संविधान में लिखा है कि लोगों के अपने चुने हुए प्रतिनिधि लोकसभा में जाएंगे, जिनका चुनाव लोग करेंगे, वो वहां जाकर के हिंदुस्तान के लोगों के लिए शासन चलाएंगे। लेकिन जाने लगे पॉलिटिकल पार्टियों के लोग, और आज क्या हालत है? आज हालत ये कि हर राजनीतिक दल कार्यकर्ताओं की भी नहीं सुनता, कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं देता, कार्यकर्ताओं को की कोई इज्जत नहीं करता। सारे राजनीतिक दल परिवार की संपत्ति हो गए हैं। उनका बेटा, बहू, बेटी, यही सब राजनीति में आ रहे हैं। उन्हीं के लिए ये देश, राजनीतिक दलों ने इस देश की जनता के सर पर एक पत्थर मार दिया है। अन्ना कह रहे हैं इस चीज को बदलना चाहिए। मैं फिर कहता हूं, अन्ना कह रहे हैं इस स्थिति को बदलना चाहिए, और बदलने का तरीका अन्ना आपको खुद बताएंगे। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं कि होते होते ये सरकारें और सारे राजनीतिक दल किस तरह से जनता के खिलाफ हो गए हैं। दोस्तों, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया, अभी 2 साल पहले तक ये कहा जाने लगा था, आप याद कीजिए, आज की बात नहीं, 2 साल पहले की बात है सर, कि भ्रष्टाचार शिष्टाचार हो गया है। अब भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं हो सकता, कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता। इतना ही नहीं, वित्त मंत्रालय योजना बनाने लगा कि भ्रष्टाचार को कानूनी कर दो। जो घूस में पैसे ले वो इनकम टैक्स दे दे, उसका इनकम टैक्स थोड़ा ज्यादा कर दो, 40% या 45%, और टैक्स देने के बाद उसकी वो संपत्ति सफेद हो जाए, वो घूस का पैसा सफेद हो जाए। और तब इस 120 करोड़ में से एक शख्स खड़ा हुआ, अन्ना हजारे। उन्होंने कहा कि मुझे ये मंजूर नहीं। भ्रष्टाचार ने इस देश के लोगों की थाली से रोटी छीन ली, भ्रष्टाचार ने शिक्षा छीन ली, भ्रष्टाचार ने रोजगार छीन लिए, भ्रष्टाचार ने स्वास्थ्य के लिए मिलने वाली सुविधाएं छीन ली। मैं इसको सहन करने को तैयार नहीं। मुझे इस मुल्क में नहीं रहना जहां की जनता इतनी मरी हुई हो कि आवाज न उठा सके। अन्ना ने आमरण अनशन शुरू कर दिया, रामलीला मैदान। और धन्य है इस देश की जनता जिसने अन्ना को गलत साबित किया। उसने कहा कि अन्ना, हम मरे नहीं हैं, हम जगे हुए हैं, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। और इस मुल्क में हर जगह, मैं भी अन्ना, तुम भी अन्ना, अब तो सारा देश अन्ना गाते हुए छोटे छोटे बच्चे प्रभात फेरियां निकालने लगे। हमारी बहनें, माताएं जो नहीं दिल्ली जा सकती थी, अपने मोहल्ले में प्रभात फेरी करने लगी। 12 दिन का नहीं, लेकिन 3 दिन का अनशन, 2 दिन का अनशन, दिन भर का अनशन, लोगों ने अन्ना का साथ देने के लिए अपने अपने यहाँ शुरू किया। देश खड़ा हो गया, और उस देश के खड़े होने ने किसको डराया? सरकार को डराया, राजनीतिक दलों को डराया, हर राजनीतिक दल को। क्योंकि हर राजनीतिक दल भ्रष्टाचार में सर से पांव तक उतना ही सना है जितना सरकार में रहने वाला कोई भी दूसरा दल। क्योंकि मजे की बात यह है कि आज मुल्क में कहीं न कहीं किसी न किसी पार्टी की सरकार है। हर जगह सरकारें जनता के खिलाफ हैं, जनता के हितों के खिलाफ हैं। बैठ के कॉन्स्पिरेसी हुई, षड्यंत्र हुआ। लोकसभा की बैठक बुलाओ, लोकसभा की बैठक बुलाई गई, लोकसभा की बैठक खूब चली। उसमें एक लाइन का 12 बजे के बाद प्रस्ताव पास हुआ कि हम सख्त जन लोकपाल लाएंगे। उसके ऊपर प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिखी अन्ना को
क्योंकि सरकार को, राजनीतिक दलों को ये डर हो गया था कि जिस तरह आप यहाँ उत्तरकाशी में लोग खड़े हुए हैं, उसी तरह सारे देश में खड़े हुए लोग कहीं राजनीतिक दलों के लोगों का सड़क पर चलना दूभर न कर दें, उनको पकड़ के बंद कमरे में न कर दें, उनसे सवाल न पूछने लगे। इसलिए उनको लगा कि किसी तरह इस आंदोलन को थोड़ा सा भ्रमित कर दो, इसको धोखा दो। उन्होंने वही प्रस्ताव पास किया, अन्ना के पास भेजा। अन्ना ने सोचा इस देश की संसद 120 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संसद झूठ थोड़ी कहेगी। अन्ना ने अपना अनशन तोड़ दिया। जनता ने भी सोचा कि जब अन्ना ने अनशन तोड़ा है तो सोच समझ के तोड़ा होगा। 2 साल बीत गए, किसी भी जन लोकपाल तो नहीं आया, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल को, क्योंकि उस लोकसभा में श्री लाल कृष्ण आडवाणी थे, सुषमा स्वराज थी, मनमोहन सिंह थे, राहुल गांधी थे, मुलायम सिंह थे, शरद यादव थे, मायावती थी। इन बेईमानों को, इन नालायकों को याद भी नहीं आई कि उन्होंने 120 करोड़ लोगों से एक प्रस्ताव के जरिए एक वायदा किया है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जन लोकपाल लाएंगे। और अन्ना आज जनता के पास दोबारा इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अन्ना को लगा कि सिर्फ जन लोकपाल नहीं, इस देश की व्यवस्था बदलने का वक्त आ गया है। अगर व्यवस्था नहीं बदली, नहीं घटाएंगे, क्योंकि इन सरकार का एक मंत्री, उदाहरण के लिए बताता हूं, इस सरकार का एक मंत्री जी हैं, उनका नाम है श्री शरद पवार। वो जब बोलते हैं तब महंगाई बढ़ जाती है। वो दूध के ऊपर बोलेंगे, एक दिन के बाद दूध की कीमत बढ़ गई, शक्कर के बारे में बोलेंगे, कीमत बढ़ गई, दाल के बारे में बोलेंगे, कीमत बढ़ गई, किसान से लेंगे सस्ता, क्योंकि उसको धमकाते हैं ये सब इसलिए कि विदेश से कमीशन लेकर के सामान लाया जा सके, इंपोर्ट किया जा सके, और हमारे किसानों से सस्ते में लो, उसको चोर बाजारी में बेचो। अब एक नया तरीका आ गया है, खाद्य सुरक्षा बिल आ रहा है, ताकि वो अनाज भी काले बाजार में जा सके, लोगों के पास ना पहुंचे। अन्ना इस सब चीज के खिलाफ है। अन्ना का कहना है कि आखिरी और फाइनल फाइट लड़ने का, आखिरी लड़ाई लड़ने का वक्त आ गया है, और उस लड़ाई के अन्ना गली गली, दरवाजे दरवाजे जा रहे हैं। इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि आज अगर आप नहीं खड़े हुए तो आने वाले कुछ साल आपके लिए बहुत परेशानी और मुसीबत के साथ होंगे। दोस्तों, अन्ना की इस लड़ाई में साथ देने के लिए यहाँ के नौजवानों की, महिलाओं की और बुजुर्गों की जरूरत है। इसलिए भी जरूरत है क्योंकि आज अगर खड़े नहीं हुए तो फिर वक्त सामने आने एक हमारा साथ देने वाला नहीं है। और जिस संत के साथ, जिसको लोग कहने लगे हैं कि ये देश का दूसरा गांधी है, नारा लगता है अन्ना नहीं है, आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। वो दूसरा गांधी भी हमारे बिना आजादी दिए, बिना आजादी दिलवाए कैसे चैन से सो सकता है। अन्ना ने कहा, और अन्ना कहते हैं, एक आजादी अंग्रेजों से मिली, अब दूसरी आजादी इन राजनीतिक दलों से जनता को लेनी है, ताकि जनता अपने प्रतिनिधि खड़े करके, अपने बीच के लोग खड़े करके इस लोकसभा में भेजे, जन उम्मीदवार लोकसभा में जाए, ताकि वो जनता के लिए काम करें। अन्ना कहते हैं अगर ये संगठन, राजनीतिक दल जो माफ के सारे लोग, और यहाँ कुछ तीर्थयात्री भी होंगे जो बसों में यहाँ आए हुए हैं, वो लोग जरूर अन्ना का साथ देंगे। दोस्तों, आज अन्ना का साथ देना, आज अन्ना का साथ देना, चारों धाम की यात्रा करना, आज अन्ना का साथ देना, रामेश्वरम के दर्शन करना, आज अन्ना का साथ देना मतलब गरीब नवाज के दर पे सर झुकाना, और आज अन्ना का साथ देना स्वर्ण मंदिर में गुरु ग्रंथ साहब के सामने सर झुकाने जैसा पवित्र और पुण्य काम है। मेरी गुजारिश है, आज इस अवसर को हाथ से मत जाने दीजिए। इस देश को क्यों बदलना चाहते हैं, उसमें अन्ना ने अपील की है। उसमें अन्ना के 25 सूत्री कार्यक्रम है, जो अन्ना कहते हैं कि हमारी सरकार जब आएगी, हमारी मतलब जनता की सरकार जब आएगी, ये 25 सूत्र लागू होंगे। और इन 25 सूत्रों के लागू होने का मतलब
बेरोजगारी का 100% खात्मा, 100% रोजगार, गांव को हक, माफ कर दीजिए जिन लोगों ने अपराध किया, पाप किया। लेकिन अब अगर आप खड़े नहीं हुए तो अपने आप को कैसे माफ करेंगे जो इस यज्ञ में आहुति डालने से बच रहे हैं। इसलिए आज खड़े होने का वक्त आ गया है और मैं आप सब लोगों से, जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, अन्ना की बात मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, अन्ना की बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बात आपको दोबारा सुनने को नहीं मिलेगी। दोबारा अन्ना शायद जल्दी उत्तरकाशी नहीं आएंगे, आएंगे जरूर, लेकिन तब जब इस मुल्क में जनता की विजय होगी और इस मुल्क में जनता की सरकार बनेगी। जय हिंद। विख्यात गांधीवादी नेता जननायक अन्ना हजारे जी एवं उनके सहयोगियों के सम्मान में उत्तरकाशी की जनता एवं विभिन्न जन संगठनों की ओर से सादर समर्पित अभिनंदन पत्र। परम श्रद्धेय अन्ना जी हजारे जी आपके सामने आ रहे हैं। हमारे युग के गांधी, हमारे देश में लोकशाही की आंधी लाने वाले, लोकतंत्र जनता के राज की आंधी लाने वाले राष्ट्र नायक माननीय अन्ना हजारे जी आ रहे हैं। भारत माता की वंदे इंकलाब। यहाँ के सभी स्वागत समिति, आयोजन समिति, संवेदना समूह, विविध संस्था जिन्होंने इसमें योगदान दिया इस कार्यक्रम के लिए, वो सभी संस्था के प्रतिनिधि, हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष बहन, उनके सभी सहयोगी भाई बहन, मेरे सामने बैठे हुए एक वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध आदरणीय व्यक्ति, सभी भाइयों और बहनों, हम लोग ये जनतंत्र यात्रा पर निकले, पूरी देश की यात्रा भी कर रहे हैं। जालियांवाला बाग से शुरुआत किया, पंजाब शहीद भूमि, और शहीद भूमि में जालियांवाला बाग के शहीद भूमि की मत्थे पर टीका लगाया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के समाधि पर गए, वहां पर भी मत्थे पर धूल लगाई और प्रतिज्ञा की जीवन में जब तक जिएंगे समाज और देश की सेवा के लिए जिएंगे और जिस दिन मरेंगे समाज और देश की सेवा के लिए मरेंगे। ये प्रतिज्ञा होगी। वैसे तो मैं युवक था, 26 साल का युवक। मेरे सामने एक प्रश्न हमेशा खड़ा रहता था, अरे क्या चक्कर है दुनिया का, ये सब लोग दौड़ रहे, जन्म में आता कुछ लेकर आता नहीं, जाता कुछ लेकर जाता नहीं, उम्र भर मेरा 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 मेरा, हाथ में कुछ नहीं, किसी में दौड़ते। कई लोग तो मेरा मेरा कहकर भी रुकते नहीं, मेरा वो मेरा लेकिन तेरा वो भी मेरा, ऐसे प्रवृत्ति कर रहे, और हाथ में कुछ नहीं। तो मैं सोचते बैठा, जीवन में यंग था मैं, एक दिन तो इस विचार पर आ गया कि आत्महत्या करना, क्यों जीना। जन्म में आया कुछ नहीं, लेकर जाना कुछ नहीं, मरना तो है, खाली हाथ से जाना, तो जीना क्यों। इसलिए मैं सोचा आत्महत्या करना। एक स्वामी विवेकानंद जी की किताब दिल्ली के स्टेशन पर बुक स्टॉल में चित्र आकर्षक लग गया, स्वामी जी का, एक छोटी सी किताब खरीदी कर ली, पढ़ना शुरू कर दिया, जीवन का धागा अपने आ गया और पढ़ते गया स्वामी विवेकानंद। ऐसे ऐसे जीवन समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया, हर इंसान के लिए मनुष्य जीवन मिला, सेवा के लिए मिला, सेवा सेवा। वो सेवा, 4 दीवारों के अंदर एक मंदिर, एक मूर्त, उसकी पूजा, ऐसे गांव एक मंदिर है, राष्ट्र एक मंदिर है, जनता ये सरेश्वर है, ये जनता की सेवा, ये भगवान की पूजा है। ये मुझे समझ में आ गया। मानव सेवा, माधव सेवा।
ये मुझे समझ में आ गया। और 26 साल की उम्र में यंग था मैं, उसी टाइम में मेरे जीवन का निश्चय किया कि आगे का मेरा जीवन समाज और देश के सेवा के लिए अर्पण तय किया। खतरा लगने लगा, शादी कर लो तो चूल्हा जलाने में समय बीत जाएगा, फिर मैं समाज और देश की सेवा नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं तय किया कि शादी नहीं करना। मेरे जीवन का हर क्षण समाज और देश की सेवा में लगे, ये मेरी धारणा बन गई। इसलिए मैं निर्णय लिया कि शादी नहीं करना। और आज 75 साल की उम्र हो गई, वही विचार मेरे कायम है। मेरे गांव में घर है, गांव में घर है, 40 साल हो गए घर में गया नहीं, 40 साल हो गए। 3 भाई है, वो भाई के बच्चों का नाम क्या है पता नहीं है। करोड़ रुपए की योजना अपनाई, करोड़ रुपए की। कहीं बैंक बैलेंस नहीं रखा, कहीं पर बैंक बैलेंस नहीं, कहीं पर बैंक बैलेंस नहीं। राष्ट्रपति ने पद्मश्री, पद्म भूषण, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, कहाँ अवार्ड मिल गए। 55 लाख रुपए के मुझे कैश अवार्ड मिल गए। उसका मैं ट्रस्ट कर दिया। उसमें से ब्याज आता है हर साल। 35-40 बच्चों की शादी कर देता हूँ, रखता नहीं जीवन में। सेवा कुछ रखता नहीं जीवन में। मुझे बैंक में पैसा रखना कोई असंभव नहीं था, करोड़ों रुपए की योजना अपनाई नहीं। लेकिन 5-50 लाख रुपए अगर मैं बैंक में रखता तो मुझे भी रात को नींद की गोली लेकर सोना पड़ता। आज नींद कब लग जाती पता नहीं। देखो इतना टूर चल रहा है, इतना टूर चल रहा है। 75 साल की उम्र में बीपी नहीं, इंजेक्शन नहीं, कोई बीमारी नहीं। आनंद का परिणाम है। एक तो उस आनंद, और दूसरा जब ये ऐसे युवक मैं देखता हूँ, इनका जोश जो देखता हूँ युवकों का, तो मुझे भी लगता है कि मैं भी 75 साल का युवक बन गया लड़ने के लिए इन युवकों का जोश देखते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, जीवन में एक निश्चय किया है और मेरी तो ऐसी धारणा है। आप कभी कभी पढ़ते हैं, सुनते हैं, रात को 10 बजे तक गप्पे लड़ाई और सवेरे चाय पीने के लिए उठाए नहीं। हार्ट अटैक आकर लोग मरते हैं, हार्ट अटैक। ऐसे हार्ट अटैक आकर मृत्यु आना, इसके बजाय समाज और देश की सेवा करते करते मृत्यु आ गया तो ये मेरा सौभाग्य होगा कि समाज और देश के भले के लिए मृत्यु आ गया। इसलिए मृत्यु हथेली पर लिया है, मृत्यु का भय नहीं, मृत्यु हथेली पर लिया है। 30 साल हो गए ये बड़े बड़े गुंडों के साथ लड़ रहा हूं, 30 साल से। मृत्यु हथेली पर है, मृत्यु का भय नहीं। 30 साल से लड़ रहा हूं, लेकिन सामने वाले का कुछ करता चलता नहीं। क्यों? 75 साल की उम्र में इतना भी दाग नहीं लगने दिया, इतना भी दाग। इसके कारण सामने वाले का कुछ नहीं चलता। अगर दाग होता मेरे जीवन में तो इन लोगों ने तोड़ मोड़ देना था मुझे, लेकिन दाग नहीं। क्या है मेरे पास? मंदिर में रहता हूं, सोने का एक बिस्तर है, खाने का एक प्लेट है, कुछ रखा नहीं। लेकिन 6 कैबिनेट मंत्री का विकेट लिया, 6 मंत्री चले गए। 400 से ज्यादा ऑफिसर घर चले गए, करप्टेड लोग। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन अन्ना हजारे के हाथ में कोई जादू की कांडी नहीं कि घुमाई और मंत्री घर चले गए। और एक एक मंत्री को घर भेजने के लिए क्या क्या करना पड़ा होगा, क्या क्या करना पड़ा होगा। इन्होंने मेरे ऊपर 11 जगह पर कोर्ट में दावे किए मंत्रियों ने। 2 बार 30-30 लाख रुपए की सुपारी दी मारने की, मुझे मर्डर करना अन्ना की, 30-30 लाख रुपए की। लेकिन जो मारने वाला था ना,
वो मारने वाला बोला, ये आप जो अन्ना के साथ और अन्ना को दोनों को मारना है ना, तो मैं अन्ना के साथ वाला उसको मारता, लेकिन अन्ना को नहीं मारूंगा। क्यों? कार्यकर्ता जब सच्चाई के मार्ग से चलता है, उसका जीवन शुद्ध आचार है, शुद्ध विचार है, निष्कलंक जीवन है, जीवन में दाग नहीं है, जीवन में त्याग है, त्याग।